गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर देंगे, एक बार ऑडियो बता देंगे। एक बारी मैसेज कर दीजिएगा ऑडियो क्लियर है। चलिए ठीक है। कल जो भी क्लास मैंने साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में, गुड मॉर्निंग तनुजा, जो भी क्लास ली थी उसमें कहीं पे कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल वाली क्लास में कहीं पे कोई डाउट, कुछ क्वेरी? या क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कल से आज साहित्य इतिहास लेखन में हम लोग रामचंद्र शुक्ल को पहले पढ़ेंगे। आचार्य शुक्ल का नाम आप सभी ने सुना होगा। आचार्य शुक्ल को संभवतः आप सभी ने पढ़ा भी होगा। साहित्य इतिहास लेखन में शुक्ल जी की जो भूमिका है वो एक निर्णायक के रूप में है, एक निर्णायक की भूमिका अदा की है उन्होंने। और जब से उनका साहित्य का इतिहास, कल की क्लास दोबारा देखने के लिए तो आप कितनी बार भी देख सकते हैं, ऐसी कोई डाउट की बात नहीं है उसमें। आज अपलोड होती है, वो नेक्स्ट डे अपलोड होती है। अपलोड हो भी गई है तो आप ऐप पे जाएंगे तो कल की क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? हाँ, कंटेंट का जो ऑप्शन है, कंटेंट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगी क्लास। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप ऑफिस के नंबर पे एक बार कांटेक्ट करके जो भी होगा इशू आप बता दीजिएगा, ठीक है? कोई भी क्लास, जैसे आज जो क्लास में लूंगा वो कल आपके उस पे पहुंचेगी, कल मॉर्निंग में वो मिल जाए तो नेक्स्ट डे सारी क्लासेस आपको मिल जाती हैं, ठीक है? तो आचार्य शुक्ल के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। साहित्य इतिहास लेखन में शुक्ल जी का जो आगमन है वो एक टर्निंग पॉइंट है। एक तरह से शुक्ल जी जो है वो माइल स्टोन है, मील के पत्थर के रूप में देखे जाते हैं। उनके आने के बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का पूरा जो सिनेरियो है, पूरा परिदृश्य जो है वो बदल जाता है। और प्रायः जो इतिहास के लेखक हैं वो या तो शुक्ल जी के समर्थन में या शुक्ल जी के विरोध में पोलराइज हो जाते हैं, उनका ध्रुवीकरण हो जाता है एक तरह से। कुछ लोग समर्थन में लिख रहे हैं, कुछ लोग विरोध में लिख रहे हैं, और ये परंपरा जो है वो अभी तक चली रही है। तो शुक्ल जी की जो प्रासंगिकता है तब भी उतनी ही थी, आज भी उतनी ही बनी हुई है, और आने वाले समय में भी शुक्ल जी के इतिहास की जो प्रासंगिकता है वो उसी रूप में बनी रहेगी, उनकी स्वीकार्यता वैसे ही बनी रहेगी। इन्होंने जो साहित्य का इतिहास लिखा वो नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में एक ग्रंथ लिखा जा रहा था, हिंदी शब्द सागर, जिसमें अलग अलग भागों को लिखने के लिए अलग अलग विद्वानों को दायित्व दिया गया था। उसी के क्रम में हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखे जाने का दायित्व जो था वो आचार्य शुक्ल को दिया गया था। और उसी की भूमिका के रूप में, यानी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका प्रथमतः प्रकाशन जो हुआ वो 1929 में हुआ। कालांतर में आगे जाकर के उसको और परिवर्धित और संशोधित करके एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में अंगीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, जो इनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है? तो 1929। अब यहां आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि इस इतिहास की रचना शुक्ल जी ने नागरी प्रचारिणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। मतलब पहले यह स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा गया था। 1929 में इसका प्रथमतः प्रकाशन हुआ, और बाद में जाकर के इसको और बढ़ा करके या जो कुछ भी अशुद्धियां थी उनको संशोधित करते हुए एक स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब इनका जो इतिहास लेखन विषय
इतिहास लेखन संबंधित दृष्टिकोण है आचार्य शुक्ल का, उसको इन्होंने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया है। आरंभ में ही आप यदि इनका इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि साहित्य का इतिहास लिखने से पहले, सबसे पहले इन्होंने अपना मंतव्य, अपना दृष्टिकोण जो है वो उसमें स्पष्ट कर दिया है कि मैं इस ग्रंथ में किस पद्धति, किस प्रणाली को अपनाने जा रहा हूं और क्या करने जा रहा हूं। आरंभ में ही इन्होंने लिख दिया है, ये लाइन अक्सर पूछा भी जाता है कोट के रूप में, कथन के रूप में, कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित हो जाता है कि जनता में चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता चला जाता है। मतलब यह हुआ कि प्रत्येक देश का, किसी भी स्थान और कालखंड का जो साहित्य है वो तत्समय जनता की जो मानसिकता होती है, जनता की जो मनोवृत्तियां होती हैं, उसी का प्रतिबिंब होता है, उसी का रिफ्लेक्शन होता है। मतलब जन सामान्य के मन में जिस प्रकार के भाव चल रहे होते हैं वे ही भाव आपको उस समय के साहित्य में भी दिखाई देते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि जनता में जैसे जैसे जनता के चित्तवृत्तियों में, मतलब समाज की मानसिकता में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, उसी अनुपात में साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यह परिवर्तन क्यों कर होता है, इस बात का भी स्पष्टीकरण शुक्ल जी देते हैं कि जनता की मानसिकता में, जनता की चित्तवृत्तियों में, जनता की हृदयावस्था में परिवर्तन जो होते हैं वो बहुत कुछ आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक कारणों में परिवर्तन होने के कारण होते हैं। जैसे किसी स्थान विशेष की सामाजिक परिस्थिति में बदलाव क्यों आता है, इसके पीछे धार्मिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं, आर्थिक परिस्थितियां भी एक हद तक जिम्मेदार होती हैं। तो जब इन सारी परिस्थितियों में बदलाव आता है तो पूरे समाज की स्थिति में बदलाव आ जाता है, और जब समाज की स्थिति में बदलाव आता है तो साहित्य में भी बदलाव आता है, और जो स्थिति समाज की होती है वही साहित्य में जाकर प्रतिबिंबित होता है। तो कुल मिलाकर शुक्ल जी के इतिहास लेखन का मंतव्य यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि वो साहित्य और सामंजस्य, समाज में एक घनिष्ठ सामंजस्य स्थापित करके चलेंगे शुरू से अंत तक, और उसी आधार पर पूरे साहित्य का मूल्यांकन आदि से अंत तक करने वाले हैं शुक्ल जी। क्लियर है, यहां तक समझ रहे हैं? अब आगे देखिए, ये जो कथन की बात की हमने, समझा दिया मैंने क्या इसका तात्पर्य है, फिर भी एक बार और देख लीजिए। इस कथन से जो निष्कर्ष निर्धारित होता है, जो निष्कर्ष निकलते हैं वो ये निकलते हैं कि प्रत्येक देश या स्थान का जो साहित्य होता है वहां की जनता जो है उसकी सामाजिक वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। सामाजिक वृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी सामाजिक वृत्तियों में और साहित्य में एक तरह से हम देखें तो आनुपातिक संबंध है। जिस अनुपात में सामाजिक मनोवृत्तियां बदलती हैं उसी अनुपात में साहित्य में भी बदलाव आता है। थर्ड चीज है कि जो सामाजिक मनोवृत्तियां बदलती हैं उसके पीछे राजनीतिक, सांप्रदायिक, धार्मिक जैसी परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। जब इन परिस्थितियों में बदलाव आता है तो इन सबका मिला जुला प्रभाव जो है वो सामाजिक परिस्थितियों पर पड़ता है, और इस प्रकार सामाजिक परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। यही जो आधार है, इसी को आधारगत करते हुए हमारे आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया और उनका विवेचन, मूल्यांकन किया। अब इनका जो साहित्य इतिहास लेखन है, यहां से बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं, बिल्कुल इस पर फोकस रखेंगे। इनके साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, ये अक्सर हर पेपर में आपसे प्रश्न के रूप में आपके सामने खड़े होते हैं। पहली चीज ये है
कि शुक्ल जी का जो इतिहास लेखन संबंधी दृष्टिकोण है वो प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी दृष्टिकोण कहलाता है। प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के मुताबिक किसी भी घटना या किसी रचना की जो व्याख्या, किसी रचना में निहित कोई घटना है बड़ी या ऐसे सामान्य कोई सामाजिक घटना है, उसकी व्याख्या जो होती है वो वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर जब हो, तो ऐसे दृष्टिकोण को, ऐसे विचारधारा को हम कहते हैं प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी विचारधारा। मतलब ठोस कारणों के आधार पर किसी घटना की समीक्षा करना, उसका मूल्यांकन करना, उसका विश्लेषण करना। ठोस कारणों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? ठोस कारणों के अंतर्गत आपका जो संकलन त्रयी आप लोगों ने नाम सुना होगा, देश, काल, वातावरण। देश से मतलब स्थान विशेष से होता है, रचना के स्थान विशेष से होता है। काल से मतलब जिस दौर में रचना लिखी गई, और वातावरण से तात्पर्य हुआ तत्कालीन सामाजिक परिवेश, परिस्थितियां। तो इन तीनों को समन्वित करते हुए, इन तीनों के आलोक में ही रखते हुए किसी रचना का मूल्यांकन किया जाना जो है वो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का उदाहरण है या विधेयवादी दृष्टिकोण का उदाहरण है। इसको संकलन त्रयी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ये आपका संकलन त्रयी के नाम से जाना जाता है। और संकलन त्रयी का मतलब देश, काल और वातावरण, इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में किसी घटना विशेष का मूल्यांकन किया जाना, विश्लेषण किया जाना जो है वही प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद है। अब ये जो अवधारणा है प्रत्यक्षवाद या विधेयवाद की, प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी जो अवधारणा है, ये ध्यान रखेंगे, ये अवधारणा जो है पाश्चात्य चिंतक तेन की देन है। पाश्चात्य चिंतक तेन ने ही इस अवधारणा को दिया था, और हमारे आचार्य शुक्ल जो हैं वो तेन से बहुत अधिक प्रभावित हैं। तो उन्हीं की अवधारणा पर चलते हुए ये भी किसी रचना का मूल्यांकन, उस रचना में निहित घटनाक्रम का जो मूल्यांकन करते हैं वो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के आधार पर करते हैं। ठीक है। दूसरी विशेषता इनके इतिहास लेखन की यह है कि इन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में कवियों का जीवन परिचय लिखने के बजाय उनकी रचनाओं के मूल्यांकन पर अधिक महत्व दिया। अधिकतर इतिहास लेखक, इनसे पहले के जो इतिहास लेखक हैं, उन्होंने रचनाओं के मूल्यांकन पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, बल्कि कवियों का जीवन परिचय, उनका जीवन चरित्र ज्यादा गहराई से, ज्यादा सूक्ष्मता से लिखा है, और रचनाओं का सिर्फ संदर्भ भर ले लिया कि ये रचनाएं इस विद्वान की हैं। लेकिन वहीं पर शुक्ल जी जो हैं वो रचनाकार का जीवन परिचय जितना जरूरी है उतना ही देते हैं, और उनके रचनाओं का जो मूल्यांकन करते हैं, रचनाओं की जो समीक्षा या विवेचन की गई है उनके द्वारा, वो पूरी तरह से गहराई के द्वारा विद्वतापूर्ण तरीके से की गई है। तो इनको पढ़ने से आप किसी भी रचना के बारे में विशेष रूप से जान पाते हैं। तीसरी चीज है कि इन्होंने किसी रचना के मूल्यांकन के लिए जो मानक खास तौर पे निर्धारित किए हैं वो सभी जानते हैं, और इसको लेकर इतिहासकारों में विशेष रूप से चर्चा भी होती है। इन्होंने काव्य शास्त्रीय और समाज शास्त्रीय दोनों तरह के मानकों को समन्वित करते हुए रस की एक लोक मंगलवादी धारणा प्रस्तुत की, और इसी अवधारणा के आधार पर इन्होंने पूरे साहित्य का मूल्यांकन किया। तो ये भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अक्सर यहां से प्रश्न उठाया जाता है। शुक्ल जी क्या करते हैं कि काव्य शास्त्रीय अवधारणा और समाज शास्त्रीय अवधारणा दोनों को समन्वित करते हुए रस की एक लोक मंगलवादी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, और उसी अवधारणा, उसी मानक पर समस्त साहित्यिक रचनाओं का मूल्यांकन करते चले जाते हैं, उनकी समीक्षा करते चले जाते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान देने की है, समझ लीजिएगा कि जो काव्य शास्त्रीय अवधारणा है, इससे तात्पर्य यह होता है कि कोई भी रचना विशेष
काव्य शास्त्रीय मानकों पर कितनी गुणवत्तापूर्ण ठहरती है। काव्य शास्त्रीय मानकों के अंतर्गत काव्य भाषा, काव्य स्वरूप, रस योजना, छंद योजना, अलंकार योजना, मतलब जो भी परंपरागत काव्य शास्त्रीय तत्व हैं उनके आधार पर रचना का मूल्यांकन किया जाना होता है। और समाज शास्त्रीय मानक से तात्पर्य यह होता है कि रचना कितनी समाजोपयोगी है, रचना कितनी लोक कल्याणकारी है, कितनी समाज कल्याणकारी है। तो इन दोनों चीजों को, काव्य शास्त्र और समाज कल्याण, इन दोनों को समन्वित करते हुए शुक्ल जी ने एक मानक निर्धारित किया जिसको कहा जाता है रस की लोक मंगलवादी अवधारणा। और इसी अवधारणा को आधारगत करते हुए शुक्ल जी ने समग्र साहित्य का विश्लेषण और मूल्यांकन किया। यहां तक समझ रहे हैं? कहीं पे कोई डाउट? अगर कोई डाउट आ रही हो तो इमीडिएट आप मैसेज कर देंगे, कहीं पे कोई भी डाउट अगर आपको लगे तो। और विशेषताओं को देखते हैं इनके साहित्य लेखन के। इन्होंने जो कालखंड का वर्गीकरण किया, इन्होंने जो 900 वर्षों के साहित्य का इतिहास लिखा है, उस समग्र साहित्य को इन्होंने 4 मुख्य कालखंडों में वर्गीकृत किया। पहले कालखंड का नाम इन्होंने दिया वीर गाथा काल, जिसका समय संवत 1050 से संवत 1375 तक निर्धारित किया। दूसरा जो कालखंड है वो भक्ति काल है, जिसका समय इन्होंने निर्धारित किया संवत 1375 से संवत 1700 तक। तीसरा कालखंड जो है इनका रीतिकाल है, जिसका इन्होंने समय निर्धारित किया संवत 1700 से 1900 तक। और अंतिम कालखंड जो इन्होंने बनाया आधुनिक काल के नाम से, जिसका समय इन्होंने निर्धारित किया है 1900 से अब तक। अब तक से मतलब जब तक इन्होंने साहित्य लिखा, जब तक के साहित्य को इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में शामिल किया। ये 4 कालखंड इन्होंने निर्धारित किए। नामकरण की जहां तक बात है तो शुक्ल जी के लगभग सारे नामकरण पूरी तरह से उपयुक्त होते हैं, साबित होते हैं। सिर्फ एक कालखंड का नामकरण जो है वीर गाथा काल, इस पर आगे जाकर के आप देखेंगे कि अन्य या परवर्ती विद्वानों के द्वारा इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है, क्योंकि वीर गाथा काल में जितनी भी रचनाएं इन्होंने शामिल की हैं वो सारी रचनाएं वीर गाथात्मक नहीं हैं। उन रचनाओं में आप देखेंगे कि धार्मिक रचनाएं भी हैं, उन रचनाओं में श्रृंगारी रचनाएं भी हैं और वीर गाथात्मक भी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो ज्यादा महत्व की रचनाएं हैं अधिकतर वो वीर गाथात्मक हैं। तो इसी वजह से शुक्ल जी ने 12 रचनाओं को आधारगत करते हुए कालखंड का नाम जो दिया था वो वीर गाथा काल दिया था। लेकिन परवर्ती विद्वानों ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, प्रश्न चिन्ह लगाया और इस कालखंड का नाम बदल करके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम कर दिया। किसी ने चारण काल कहा, किसी ने सिद्ध सामंत काल कहा। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इनका जो नामकरण है और कालखंड विभाजन है वो बिल्कुल एक तरह से ठोस है और आगे चल के लगभग इसी के आसपास या इसी को अपनाते हुए सारे इतिहासकारों ने आगे का कालखंड जो है वो निर्धारित किया है। तो ये 4 कालखंड हैं। संवत और ईस्वी में 57 का फर्क होता है। जो संवत है उसमें से अगर आप 57 घटा देंगे तो आपका ईस्वी निकल जाएगा। संवत में से 57 वर्ष घटाएंगे तो आपका ईस्वी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, जहां पर संवत या ईस्वी का कंफ्यूजन हो आप खुद से इसको जोड़ घटाव कर लेंगे। अब इसमें वीर गाथा काल को इन्होंने एक ही उसमें रखा है, एक कालखंड में रखा है। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है कि इस वीर गाथा काल के अंदर उन्होंने जैसे जो रासो परंपरा की रचनाएं हैं, अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं, उनको देश भाषा काव्य से संज्ञापित किया है। तो मूल कालखंड जो है इनका वीर गाथा काल पहला। दूसरा जो कालखंड है इनका भक्ति काल। भक्ति काल के अध्ययन के लिए शुक्ल जी की पद्धति जो है वो सबसे सटीक और सबसे उपयुक्त है। भक्ति काल को पढ़ने के लिए शुक्ल जी को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आगे किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होती है।
भक्ति काल के लगभग सारे विवादों को इन्होंने समाप्त करते हुए और बहुत ही ठोस आधार दिया इसके वर्गीकरण का, इसके मूल्यांकन का। भक्ति काल को पहले इन्होंने निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में डिवाइड कर दिया। निर्गुण भक्ति से तात्पर्य होता है जिसमें आराध्य या उपास्य का जो स्वरूप होता है वो निर्गुण होता है, निराकार होता है। और सगुण भक्ति जो है उसमें उपास्य का जो स्वरूप है वो अवतारी होता है, वो किसी न किसी अवतार के रूप में होता है। तो हमारे हिंदी साहित्य में जो सगुण भक्ति है वो विष्णु के अवतारी रूप राम और कृष्ण के भक्ति से जुड़ा हुआ साहित्य मिलता है। और निर्गुण जो है, निर्गुण में भी इन्होंने पुनः दो उपखंड बना दिए, निर्गुण ज्ञानाश्रयी और निर्गुण प्रेमाश्रयी। मतलब जहां पर भक्ति का जो स्वरूप है वो ज्ञान आधारित है उसको इन्होंने नाम दिया निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। और जहां पर भक्ति का स्वरूप जो है वो प्रेम आधारित है, यानी जहां उपासक जो है वो अपने उपास्य के साथ प्रेम का संबंध बनाते हुए भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है, उसको इन्होंने नाम दिया निर्गुण प्रेमाश्रयी। तो इस तरह से निर्गुण को के दो खंड कर दिए इन्होंने, निर्गुण ज्ञानाश्रयी और निर्गुण प्रेमाश्रयी। आगे चल के विद्वानों ने इनके नाम बदले। रामकुमार वर्मा जी ने निर्गुण ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कह दिया और जो निर्गुण प्रेमाश्रयी है उसको प्रेम काव्य कह दिया। विजय देव नारायण शाही जो है उसको सूफी कह देते हैं। हालांकि प्रचलन में सबसे ज्यादा उसके लिए सूफी साहित्य है, लेकिन शुक्ल जी का जो दिया हुआ नाम है वो है निर्गुण प्रेमाश्रयी। और जो संत काव्य धारा है जिसमें कबीर, रैदास, नानक सरीखे कवि आते हैं, उसका नाम जो शुक्ल जी ने दिया वो निर्गुण ज्ञानाश्रयी, जो संत काव्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से भक्ति काल के पहले दो खंड किए, निर्गुण और सगुण, फिर निर्गुण के दो उपखंड कर दिए, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। उसी तरह से सगुण के भी दो उपखंड कर दिए इन्होंने, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। दोनों ही संप्रदायों में विष्णु के अवतारी रूप की उपासना होती है। कृष्ण भक्ति शाखा में जो भक्ति का स्वरूप है वो मधुरा भक्ति है, माधुर्य भाव की भक्ति है, सख्य भाव की भक्ति है। और जो राम भक्ति शाखा में भक्ति का स्वरूप है वो है दास्य भाव का। दोनों पर अलग अलग दार्शनिक मतों का प्रभाव देखा जाता है, जिस पर आगे चल के हम लोग चर्चा करेंगे जब कृष्ण भक्ति या राम भक्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से इन्होंने भक्ति काल का वर्गीकरण कर दिया। अब उसके बाद का जो रीतिकाल है, रीतिकाल नामकरण का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। रीतिकाल उस दौर का नाम देने का श्रेय भी शुक्ल जी को ही जाता है। हालांकि इनसे पहले ग्रियर्सन साहब ने अपने इतिहास में इसको रीति काव्य जरूर लिखा था, लेकिन रीति काव्य की सम्यक विवेचना ग्रियर्सन साहब ने नहीं की थी। आप सभी को पता होगा कि ग्रियर्सन साहब को पूरे रीति काव्य में बिहारी सबसे बड़े कवि दिखाई देते हैं, तो कुछ चुनिंदा कवियों को रख करके उन्होंने नाम दे दिया था रीति काव्य। लेकिन जब इस कालखंड के नामकरण की बात आती है तो इस कालखंड के नामकरण करने का क्रेडिट जो जाता है वो आचार्य शुक्ल को जाता है। इसे रीतिकाल से संज्ञापित किया इन्होंने। अब रीतिकाल को इन्होंने इसकी प्रवृत्तियों को मुख्य रूप से दो वर्गों में रख दिया, रीति काव्य और रीति स्वच्छंद काव्य। रीति काव्य के अंतर्गत इन्होंने, जैसे हम सामान्य रूप से पढ़ते हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों को इन्होंने रीति काव्य के अंतर्गत रखा। और जो रीति मुक्त कवि हैं जिसमें घनानंद, आलम बोधा, ठाकुर, द्विजदेव जैसे कवि आते हैं, उसको इन्होंने रखा रीति स्वच्छंद में। पूरे रीति काव्य की अगर बात करें तो पूरे रीति काव्य में आपको शुक्ल जी जो हैं, आप शुक्ल जी को रीति वाले रीतिबद्ध परंपरा में इनको देव पद्माकर ज्यादा प्रिय हैं, इनके अच्छे लगते हैं। और जो रीति मुक्त काव्य धारा है उसमें इन्हें घनानंद सबसे अधिक प्रिय लगते हैं। और ओवरऑल पूरे रीति काव्य की बात की जाए तो पूरे रीति काल में अगर शुक्ल जी के प्रिय कवि की बात की जाए तो वो हैं घनानंद। और भक्ति काल में शुक्ल जी के सर्वाधिक प्रिय कवि की बात की जाए तो वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है।
अब यहां आचार्य शुक्ल के द्वारा जो इतिहास लिखा गया, उस इतिहास में जो भी इन्होंने अवधारणाएं प्रतिष्ठित की हैं, उन अवधारणाओं में कुछ एक ऐसी अवधारणाएं हैं जिन पर आगे चल के विवाद की स्थिति पैदा हुई, कुछ विवाद हुए। अब वो कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, एक नजर उन पे हम लोग डालेंगे कि किन किन अवधारणाओं पर आगे चल करके इनके विवाद होता है। पहली चीज, जैसा कि हम लोगों ने आरंभ में चर्चा की कि शुक्ल जी का जो दृष्टिकोण है वो प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी कहलाता है, और प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में किसी भी घटना की जो व्याख्या की जाती है या किसी रचना के मूल्यांकन के लिए जो आधार लिया जाता है, वो ठोस कारणों के आधार पर, तात्कालिक कारणों के आधार पर लिया जाता है। देश काल वातावरण के आलोक में ही किसी भी घटना का विश्लेषण किया जाता है। तो इनके दृष्टिकोण के कारण एक चीज तो यह दिखाई देता है कि परंपरा के प्रति नकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। किसी भी घटना के पीछे परंपरा या इतिहास की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी जब बड़ी घटना होती है तो उसके पीछे कुछ न कुछ योग, कुछ न कुछ भूमिका जो होती है, परंपरा की भी होती है, इतिहास की भी होती है। लेकिन इनका दृष्टिकोण पूरी तरह से प्रत्यक्षवादी है, इसलिए यहां पर इनके लेखन में, इनके मूल्यांकन में कहीं न कहीं परंपरा की अनदेखी हो गई, जिस कमी को आगे चलकर हम देखते हैं साहित्य इतिहास लेखन में कि इस कमी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्ण किया। दूसरी चीज, दूसरी सीमा की अगर हम बात करें कि दूसरी लिमिट क्या दिखाई देती है, तो दूसरा लिमिट इनका यह दिखाई देता है, इसी के कारण, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के कारण ही यह भी चीज आती है कि इन्होंने भक्ति आंदोलन के उद्भव संबंधी जो व्याख्या प्रस्तुत की, उसके पीछे इन्होंने इस्लामी आक्रमण को जिम्मेदार बताया। अब ये प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से तो देखने पर यही लगता है कि इस्लामी आक्रमण के कारण हिंदू जन समुदाय में निराशा आ गई और निराश हृदय में, खाली हृदय में भक्ति को फैलने का भरपूर मौका मिला और लोग भक्ति की ओर मुखातिब हो गए, उन्मुख हो गए। तो इस तरह से भक्ति जो है वो एक आंदोलन के रूप में रूपायित हो गया। लेकिन इस बात का पुरजोर खंडन जाके आगे चल के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। इस बात का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि भक्ति जो है वो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का स्वतः स्फूर्त या स्वाभाविक विकास है। तो ये इनका तर्क भी, भक्ति आंदोलन का उद्भव इस्लाम की प्रतिक्रिया में, ये तर्क भी इनका आगे चल के विवाद का एक जरिया बना, विवाद का एक कारण बनता है। तीसरी चीज जो दिखाई देती है इनके उसमें कि ये सूफी काव्य को मसनवी शैली का काव्य बताते हैं अपने इतिहास ग्रंथ में, जिसे आगे चलकर के आप देखते हैं कि हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जो हैं वो इस मत का पुरजोर खंडन करते हैं और कहते हैं कि सूफी साहित्य जो है वो भारतीय शैली का ही साहित्य है, मसनवी शैली का नहीं है। मसनवी शैली जो है वो फारसी काव्य शैली है। तो चूंकि सूफी कवियों की जो कथाएं थी वो प्रायः हिंदू कथाएं थी और जो लिखने की शैली थी वो फारसी शैली को इन्होंने अपनाया। कड़कबद्ध शैली में लगभग आपको सारी रचनाएं मिलेंगी, जहां पर 5 चौपाई या 7 चौपाई के बाद एक दोहे का धत्ता लगाया गया है। लेकिन इस तरह की परंपरा भारतीय काव्यों में भी हम देखते हैं। तो इस आधार पर और भी प्रमाण के साथ डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जो हैं वो शुक्ल जी के मसनवी कहने का खंडन करते हैं सूफी काव्य को। समझ रहे हैं? शुक्ल जी ने जो सूफी काव्य को मसनवी कहा उसका खंडन किया। तीसरी चीज हम देखते हैं कि प्रबंध रचनाओं के प्रति शुक्ल जी आग्रह, मतलब विशेष आग्रह रखते हैं। प्रबंध रचनाओं को अधिक महत्व देते हैं, मुक्तक रचनाओं को कम महत्व देते हैं। यही कारण है कि प्रबंधकार जितने भी कवि हैं उनको शुक्ल जी के इतिहास में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, और जो मुक्तककार हैं, बिहारी जैसे महान मुक्तक के कवि
को भी यथेष्ट प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई, कबीर को वो स्थान नहीं मिल पाया है इनके इतिहास में जो जिसके हकदार हैं कबीर, जिसके हकदार हैं बिहारी, उस स्तर की प्रतिष्ठा उन्हें इनके इतिहास ग्रंथ में नहीं मिल पाई। इसके पीछे ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि शुक्ल जी जो हैं वो प्रबंध काव्य के प्रति विशेष आग्रहशील हैं, मुक्तक के प्रति कम है। क्लियर है। नेक्स्ट जो विवादित मुद्दा है इनका वो यह है रीतिकाल के प्रवर्तक को लेकर के। शुक्ल जी अपने साहित्य इतिहास में रीति काव्य का प्रवर्तक जो है वो चिंतामणि त्रिपाठी को बताते हैं, लेकिन सामान्य सहमति से आचार्य केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है। लेकिन जब आप शुक्ल जी का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट शुक्ल जी की अवधारणा आप पाएंगे कि इन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक करार दिया है। अब इसके पीछे कारण ये बताते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आचार्य केशव से इस परंपरा का सूत्रपात हुआ। कविप्रिया लिखे जाने के साथ साथ इस परंपरा की शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद लगभग 44-45 वर्षों तक ये परंपरा जो है वो बंद हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। 44-45 वर्षों के बाद जब चिंतामणि त्रिपाठी का आगमन होता है तो चिंतामणि के रचनाओं के बाद उन्होंने जो अपनी काव्य शास्त्रीय रचनाएं की हैं, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कविकुल, कल्पतरु, इन रचनाओं के बाद से रीतिकालीन जो रीति प्रवृत्ति की रचनाएं हैं वो परंपरा अविरल आगे तक चलती रहती है। तो यही कारण है कि इन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी को माना, लेकिन आगे चल करके इस मुद्दे पर बहस छिड़ी, विवाद हुआ और शुक्ल जी की इस मान्यता को अस्वीकार करते हुए सामान्य सहमति से अब आचार्य केशव दास को ही रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं आचार्य जी के बारे में जिन पर आगे चल के हमने देखा है कि विवाद हुआ है। लास्ट एक चीज और देख लीजिएगा आप, हालांकि वो शुक्ल जी के साहित्य इतिहास ग्रंथ का अंतिम हिस्सा है एक तरह से। जब वो आधुनिक काल में पहुंचते हैं तो आधुनिक काल में आने के बाद शुक्ल जी भारतेंदु जी और द्विवेदी युगीन कविताओं को यथेष्ट महत्व देते हैं। से भारतेंदु के महत्व को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं क्योंकि वो नवजागरण का दौर है। जब द्विवेदी युग में आते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो भाषाई अनुशासन है उसको भी विशेष रूप से महत्व देते हैं, गुप्त जी की रचनाओं को भी महत्व देते हैं। लेकिन जो शैली है गुप्त जी की कविताओं की इतिवृत्तात्मक, इसकी आलोचना करते हैं। यहां तक तो ठीक है, यहां तक शुक्ल जी बिल्कुल तटस्थ भाव में दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो छायावाद पर अपनी लेखनी चलाते हैं, छायावाद पर अपनी कलम उठाते हैं, तो वहां पर स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि शुक्ल जी जो हैं वो छायावादी कवियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। क्योंकि छायावाद जैसे महान आंदोलन आज भी प्रायः आलोचक जो है वो निर्विवाद रूप से छायावाद को आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्णिम दौर मानते हैं, स्वर्णकाल मानते हैं। इसमें कोई शक शुबह संदेह की गुंजाइश नहीं है। बावजूद इसके शुक्ल जी को वो कोरा रहस्यवाद और प्रतीकवाद लगा और छायावाद को उन्होंने रहस्यवाद और प्रतीकवाद कहते हुए बिल्कुल मुट्ठी भर में सीमित कर दिया। ये एक तरह से उनके इतिहास की ये सीमा के रूप में देखी जाती है। दूसरी बड़ी चीज जो दिखाई देती है कि आधुनिक काल के आगमन के साथ आप देखते हैं कि गद्य विधा का प्रवर्तन हो गया है। निबंध से लगभग शुरुआत होती है गद्य विधा, पहले निबंध लिखे जाते हैं, उसके बाद नाटक, कहानी, उपन्यास, इन सभी विधाओं पर भरपूर कार्य हुआ है आधुनिक काल में। और उसी आधुनिक काल में छायावाद के समानांतर ही प्रेमचंद जैसे महान कथाकार का प्रादुर्भाव होता है, जो आज भी निर्विवाद रूप से हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। चाहे वो कहानी कला हो, चाहे उपन्यास विधा हो, इस क्षेत्र में यानी कथा साहित्य के क्षेत्र में आज भी प्रेमचंद के कद के बराबर कोई भी कथाकार खड़ा आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन निबंध विधा के प्रति विशेष आग्रह होने के कारण आप देखते हैं कि शुक्ल जी जो हैं प्रेमचंद जैसे कहानीकार पर अपनी स्याही बर्बाद नहीं करते हैं, उनके बारे में कुछ लिखने से कतराते हैं। ये भी उनके इतिहास की एक सीमा के रूप में देखा जाता है।
तो ये प्रायः जो भी इनकी सीमाएं दिखी, जो विवादित मुद्दे दिखे, यहां से अक्सर प्रश्न उठाए जाते हैं और आप लोग इन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां तक की क्लास में कहीं पे कोई डाउट, कुछ अगर कोई क्वेरी हो तो मैं 1-2 मिनट का समय देता हूं आप लोगों को, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग डालिए। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो डालिए फटाफट। यदि आप लोगों की तरफ से कोई क्वेरी नहीं आएगी तो मैं कैसे समझूंगा कि आप सारी बातें समझ रहे हैं या आपके समझ में नहीं आ रही हैं, कहाँ डाउट है। फिर लाइव क्लास का मतलब क्या होता है? लाइव फिर तो रिकॉर्डेड ही देख लेंगे ना, क्या फायदा हुआ। लाइव क्लास से मतलब यही होता है कि जहां भी डाउट्स हो उस डाउट्स को रखें। या सब कुछ सही है तो कहिए ठीक है सर, क्लियर है। चलिए, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है भाई, इतना लिख दीजिए। और डाउट है कहीं पे तो डाउट लिख दीजिए। और जैसे कोई टॉपिक खत्म होता है या इन बिटवीन कोई ऐसी चीज है जो समझाने की चीज है, समझने की चीज है, वहां पर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग लिखिए। और नहीं है तो एक बार बस सिग्नल दे दीजिए, उधर से ग्रीन सिग्नल है मैं आगे बढ़ जाऊंगा, रेड सिग्नल है तो मैं रुक के उस चीज को री एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप सभी जानते हैं साहित्य इतिहास लेखन में दूसरा जो बड़ा नाम आता है, अच्छा अच्छा, इसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम आता है बच्चों वो आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इतिहास वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पढ़ेंगे। देखिए अब प्रायः बच्चे इस शैली में पढ़ते आते हैं कि उन्होंने याद कर लिया कि ये शुक्ल जी का है, ये फला का है, इसका प्रकाशन इस समय हुआ, लेकिन उसको एनालिसिस के लेवल पे पढ़ना बहुत जरूरी है। विश्लेषण करके अगर पढ़ेंगे तो अंदर से जो भी प्रश्न आते हैं, बनाए जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने में आप सक्षम होंगे। सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलता, फैक्ट तो है ही है, वो तो करना ही करना है, ठीक है ना। तो अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शुक्ल जी के बाद दूसरे बड़े अगर कोई इतिहास लेखक के रूप में जाने जाते हैं, आलोचक के रूप में देखे जाते हैं, तो वो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 3 ग्रंथों की रचना की। एक है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940 में हुआ। दूसरा है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1952। तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1953। अब इसमें जो हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास है, ये ऐसी रचनाएं हैं जिनमें उनके द्वारा दिए गए आख्यानों को संकलित किया गया है। समय समय पर उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को लेकर जो व्याख्यान दिए, उन व्याख्यानों को संकलित करके एक इतिहास ग्रंथ के रूप में उसको एडिट किया गया है, उसका संकलन संग्रह किया गया है। तो इस तरह से इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं इतिहास से संबंधित। इसका यह मतलब मत लगाइएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये 3 ही साहित्य इतिहास से संबंधित ये 3 ग्रंथ हैं। बाकी जब हम अन्य विधाओं को पढ़ेंगे, जब निबंध पढ़ेंगे तो वहां इनके निबंध पढ़ेंगे, जब हम उपन्यास पढ़ेंगे तो वहां हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास भी पढ़ेंगे, जहां हम आलोचना पढ़ेंगे वहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाओं की चर्चा करेंगे। तो ये जो इतिहास ग्रंथ है ये भी आएगा आलोचना के अंतर्गत। यहां पर हम सिर्फ इन्हीं 3 ग्रंथों की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास पर यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये 3 ग्रंथ जो हैं उनके हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में
इनके विशेषताओं की यदि बात करें कि इनके इतिहास ग्रंथ की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, तो पहली चीज जो है, शुक्ल जी के साथ कंपेयर करते हुए, इनको तुलनात्मक रूप से आप देखते हुए चलिए, शुक्ल जी जो हैं वो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के रचनाकार हैं। उनका इतिहास संबंधी दृष्टिकोण जो है वो प्रत्यक्षवादी है। वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो दृष्टिकोण है वो परंपरागत दृष्टिकोण है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। जैसे जो पाश्चात्य चिंतक तेन थे, पाश्चात्य समीक्षा में उनका विरोध हडसन ने किया था। तेन का जो दृष्टिकोण था वो प्रत्यक्षवादी था, हडसन का जो दृष्टिकोण था वो परंपरावादी था। तो तेन का विरोध जैसे हडसन ने किया पाश्चात्य चिंतन धारा में, वैसे ही भारतीय चिंतन धारा में प्रत्यक्षवाद से शुक्ल जी प्रभावित हैं और परंपरावाद से हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहां पर एक दूसरे को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनकी अवधारणाओं का विरोध करने के पीछे इनका दृष्टिकोण क्या है, परंपरावादी होना है। इसी कारण से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी की रचनाओं का कई स्थलों तक उनकी विचारधाराओं का, उनकी अवधारणाओं का कई स्थलों पर पुरजोर विरोध जो किया है, उसके पीछे कारण यही है, दोनों का अलग अलग नजरिया, शुक्ल जी का नजरिया प्रत्यक्षवादी और इनका नजरिया परंपरावादी है। तो इनका दृष्टिकोण जो है वो परंपरावादी है। ये पाश्चात्य चिंतक हडसन से प्रभावित हैं। ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, परंपरावादी होना और इनका हडसन से प्रभावित होना। वहां पर तेन, यहां पर हडसन याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस वजह से बहुत सारी चीजें यहां पर बदल जाती हैं, ठीक है ना। परंपरावादी दृष्टिकोण है वो किसी भी घटना को पूर्ववर्ती परंपरा से ले जाकर के जोड़ता है, मतलब उसके पहले की घटना के साथ उसको इंटर रिलेट करता है, उसको जोड़ता है और तब उसका मूल्यांकन करता है। यानी किसी भी मौजूदा घटनाक्रम पर, वर्तमान घटनाक्रम पर पूर्ववर्ती घटनाओं का क्या प्रभाव है, उसके प्रभाव का विश्लेषण करते हुए तब रचना विशेष का मूल्यांकन किया जाना, या रचना विशेष में निहित जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का मूल्यांकन किया जाना। तो यहां पर दृष्टिकोण का अंतर होने की वजह से बहुत सारी चीजें यहां पर आपकी बदल जाती हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहली चीज ये है कि इन्होंने परंपरावादी दृष्टिकोण के कारण कबीर दास जो हैं उनको पूर्ववर्ती नाथ परंपरा से जोड़ते हैं। ये कहते हैं कि कबीर जो है वो नाथ परंपरा में पले बढ़े हैं, तो कबीर के अंदर जो अक्खड़पन, जो वाग्विदग्धता है, जो वक्रता है, उसके पीछे नाथों का अक्खड़पन जिम्मेदार है। तो कबीर को नाथों की परंपरा से जोड़ते हुए उनका मूल्यांकन किया जाना। अब यहां पर थोड़ी सी गहरी बात है समझने के लिए आपके, यह है कि आपने देखा होगा कि शुक्ल जी ने कबीर की समीक्षा के क्रम में ऐसा कह दिया कि वो स्वभाव से संत, कबीर के लिए कबीर स्वभाव से संत, प्रकृति से उपदेशक और ठोक पीट कर कवि हो गए। मतलब संत और उपदेशक की भूमिका तो स्वीकार करते हैं शुक्ल जी, लेकिन कबीर को एक कुशल कवि के रूप में, एक प्रतिभा संपन्न कवि के रूप में शुक्ल जी नहीं स्वीकारते। वो कहते हैं कि ठोक पीट कर कवि हो गए। ये कहने के पीछे कारण क्या है? कबीर की अक्खड़ता, उनके शब्दों का खुला प्रयोग, उनकी वक्रता, टेढ़ी बात कहना, व्यंग करना कबीर का, इन सब चीजों से शुक्ल जी थोड़ा सा खींचते हैं। इसलिए वो कबीर की कवित्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। वहीं पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जब आते हैं तो कबीर के इस स्वभाव को नाथ परंपरा, योगियों की परंपरा से जोड़ते हैं और स्पष्ट करते हैं कि कबीर में ये अक्खड़पन, ये वाग्विदग्धता जो है, ये व्यंग बाणों की वर्षा करने वाली जो स्वभाव है इनकी, उसके पीछे कारण इनका परंपरा से जुड़ा होना, नाथ परंपरा से जुड़ा होना है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो कबीर की क्षमता को बहुत ही ऊपर तक ले जाके आंकते हैं, और तो और वो तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर तक कह देते हैं। आप सभी को पता होगा कि कबीर के संदर्भ में वो साफ तौर पे ये स्पष्ट करते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, भाषा पर इनका जबरदस्त अधिकार था। इन्होंने जब जिस रूप में चाहा
उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया, बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। मानो भाषा में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो इस फक्कड़ फकीर की किसी फरमाइश को ना ही कर सके। तो इस तरह से ये कबीर के महत्व को, उनके अंदर के कवि को कितना ऊपर ले जाते हैं आप समझ सकते हैं। वाणी का डिक्टेटर कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि वो कहते हैं कि ठोक पीट के कवि हो गए और ये कहते हैं कि वाणी के डिक्टेटर हैं, इसके पीछे समझ गए जिम्मेदार क्या है, दोनों का दृष्टिकोण। शुक्ल जी का दृष्टिकोण प्रत्यक्षवादी होना और कबीर का हजारी प्रसाद द्विवेदी का दृष्टिकोण परंपरावादी होना। परंपरा से जोड़ देने के बाद जो दोष दिखाई दे रहे हैं वो दोष किस में बदल जा रहे हैं, गुण में बदल जा रहे हैं। क्लियर है। दूसरी चीज, इन्होंने जो साहित्य का वैज्ञानिक वर्गीकरण है, जैसे शुक्ल जी ने जो वर्गीकरण किया है साहित्य का, पूरे साहित्य का, वो वर्गीकरण वैज्ञानिक वर्गीकरण है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में हर छोटी छोटी प्रवृत्ति को विश्लेषित करते हुए उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो उसमें क्या होते हैं कि खंड उपखंड बढ़ते चले जाते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के वर्गीकरण का जो आधार है वो समग्रता है। वो समग्र पूरे साहित्य को एक साथ लेकर उसमें सामंजस्य बिठाते हुए चलते हैं। तो दूसरा जो दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है कि उनका वर्गीकरण जो है वो वैज्ञानिक होने के कारण अधिक खंडों उपखंडों में हो जाता है, और इनका जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है ये आप पाएंगे कि ये एक समग्र विश्लेषण बन जाता है, समग्रता के साथ पूरा का पूरा साहित्य आता है। तो इसकी एक सीमा भी कही जा सकती है। इसकी सीमा ये हो सकती है कि समग्रता के कारण स्पष्टता की कमी आ जाती है, और जब चीजों को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ते हैं तो हर चीज स्पष्ट होती है। सबको एक साथ ही लेके चलेंगे तो स्पष्टता में कमी आएगी, ये स्वाभाविक है। नेक्स्ट जो चीज है इनका वो ये है कि इन्होंने जो साहित्य की समीक्षा का आधार ग्रहण किया वो समाज शास्त्रीय आधार ग्रहण किया। समाज शास्त्रीय आधार ग्रहण करने के पीछे आप समझ सकते हैं, इससे पहले हमने शुक्ल जी के बारे में देखा कि उन्होंने समाज शास्त्र और काव्य शास्त्र दोनों को मिलाकर के अपनी समीक्षा की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है इनका दृष्टिकोण पूरी तरह से समाज शास्त्रीय है, मतलब ये साहित्य की समाज शास्त्रीय भूमिका को सबसे अधिक महत्व देते हैं। तात्पर्य यह है कि साहित्य कितना समाजोपयोगी है, साहित्य जितना ही अधिक समाजोपयोगी है, मनुष्य का हितकारी है, वो साहित्य उतना ही उत्तम कोटि का है। और जो साहित्य समाज का कल्याण नहीं कर सकता, मनुष्य जाति का, मानव जाति का कल्याण नहीं कर सकता, वो साहित्य साहित्य नहीं है। इनकी अवधारणा के मुताबिक यदि देखेंगे तो ये साफ तौर पे स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य ही, आपने इनके निबंध में देखा होगा अशोक के फूल में, ये साफ तौर पे कहते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यानी मनुष्य और मनुष्य से निर्मित होने वाला समाज ही साहित्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इससे परे यदि साहित्य भटकता है तो वो साहित्य साहित्य नहीं है। तो इनका दृष्टिकोण ध्यान रखेंगे। शुक्ल जी का रस की लोक मंगलवादी धारणा, मतलब काव्य शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों मिलाते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो मिलाते हैं वो जो लेके चलते हैं वो मुख्य रूप से समाज शास्त्रीय भूमिका को लेकर चलते हैं, साहित्य की समाज शास्त्रीय भूमिका को सर्वाधिक महत्व देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज आप देखेंगे कि इन्होंने कथ्य और शिल्प में ज्यादातर कथ्य को महत्व दिया है, शिल्प के महत्व में थोड़ी बहुत कमी जरूर रखते हैं, जबकि शुक्ल जी दोनों को समन्वित करके चलते हैं, दोनों को बराबर महत्व देते हैं। लेकिन ये शिल्प की अपेक्षा कथ्य को अधिक महत्व देते हैं। रचना के, किसी भी रचना के दो पक्ष होते हैं, कथ्य होता है जो बात कही गई है, और दूसरा शिल्प पक्ष होता है, मतलब अभिव्यक्ति कैसे की गई है, यानी काव्य की भाषा क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है, उसमें रस छंद अलंकार योजना की स्थिति क्या है, ये सारी चीजें आती हैं आपका शिल्प पक्ष के अंतर्गत। और जो कंटेंट होता है, मूल कथ्य होता है, वो कथ्य पक्ष में आता है। तो यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप पाएंगे कि वो कथ्य पक्ष को अधिक महत्व देते हैं बजाय शिल्प पक्ष के, और शुक्ल जी दोनों के संतुलित रूप को महत्व देते हैं। ठीक है। अब
इतिहास लेखन के क्रम में आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो कई स्थलों पर आचार्य शुक्ल को चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो सिद्ध और नाथ साहित्य को साहित्य शुक्ल जी के द्वारा न मानना हो, या भक्ति आंदोलन की व्याख्या हो शुक्ल जी के द्वारा। ऐसे कई ऐसे पड़ाव आते हैं साहित्य इतिहास के क्रम में जहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो शुक्ल जी के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, आचार्य शुक्ल जो है अपने साहित्य इतिहास लेखन में सिद्ध और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक साहित्य कहते हुए उसे साहित्य की सीमा से बाहर करके रखते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ये अपने इतिहास के माध्यम से ये प्रमाणित करते हैं कि कबीर जैसा जब महान कवि नाथों की परंपरा से उद्भूत होता है और नाथ परंपरा जो उद्भूत हुई है वो सिद्ध परंपरा से हुई है, तो यदि सिद्ध और नाथ को बाहर कर दिया जाएगा तो उसके साथ साथ कबीर के महत्व में भी भारी कमी आ जाएगी, या कबीर को भी बाहर किया जा सकता है। तो जब कबीर ही नहीं रहेंगे तो फिर भक्ति साहित्य का महत्व क्या रहेगा, भक्ति साहित्य में बची क्या जाएगा। और भक्ति साहित्य में हर साहित्य किसी न किसी संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ है, तो जब संप्रदाय के आधार पर बाहर करना है तो फिर तो पूरा भक्ति साहित्य सांप्रदायिक हो जाएगा। किस किस सांप्रदायिक साहित्य को आप बाहर करेंगे? तो इस आधार पर ये सिद्ध और नाथ साहित्य जो है उसको हिंदी साहित्य की सीमा में रखते हैं, जबकि शुक्ल जी ने उसे हिंदी साहित्य की सीमा में नहीं रखा है। तो ये मुख्य जो है वो अंतर है हजारी प्रसाद द्विवेदी में और आचार्य शुक्ल की लेखन कला में। इसके बाद आप देखते हैं कि शुक्ल जी जो हैं भक्ति आंदोलन के उद्भव को इस्लाम की प्रतिक्रिया बताते हैं, और ये अपने इतिहास लेखन के क्रम में उसे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास बताते हैं। तो यहां पर आकर के भी दोनों में टकराहट होती है। इससे संबंधित कई सारे आपको कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कई सारे तर्क दिए हैं, और वे तर्क जो हैं वो कथन के रूप में अक्सर पूछे जाते हैं। आप लोग उन कथनों को, उन तर्कों को जरूर याद रखेंगे। जैसे यहां पर शुक्ल जी का विरोध करते हुए द्विवेदी जी ये कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, पर जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। तो सिर्फ 25% परिवर्तन के लिए पूरी तरह से इस्लाम को ही जिम्मेदार मान लेना ये नाइंसाफी है, ये अनुचित है। तो इसे इस्लाम के प्रभाव में तो देख सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखा जा सकता। दूसरी बात कहते हैं कि भक्ति साहित्य जो होता है वो जिजीविषा का साहित्य है, हताशा का नहीं। जबकि शुक्ल जी अपने इतिहास में ये कहते हैं कि हताश होकर हिंदू जाति जो है वो भक्ति और ईश्वर के शरण में जा पहुंची। तो हताश होना भक्ति साहित्य का लक्षण नहीं है, बल्कि भक्ति साहित्य जो है वो जिजीविषा का साहित्य है, ये हताशा का नहीं। इन सभी बिंदुओं पर ये शुक्ल जी का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये अब्दुल रहमान संदेश रासक के रचनाकार को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। इनका जो कालखंड वर्गीकरण है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, इन्होंने भी पूरे साहित्य इतिहास को 4 कालखंडों में वर्गीकृत किया है। इनका काल विभाजन, पहला जो कालखंड है उसका नाम शुक्ल जी ने वीर गाथा रखा था, इन्होंने आदिकाल रखा है। और इनके द्वारा दिया गया जो नामकरण है आदिकाल, ये सबसे अधिक चलता है। तो आदिकाल की समय 1000 से 1400 ईस्वी तक लेते हैं। उसके बाद पूर्व मध्यकाल आता है जिसकी समय सीमा ये लेते हैं 1400 से 1700। उत्तर मध्यकाल यानी भक्तिकाल कहते हैं रीतिकाल, तो इसकी समय सीमा जो ये लेते हैं ये 1700 से 1900 लेते हैं। और आधुनिक काल की समय सीमा 1900 से अद्यतन जब तक उनका इतिहास लिखा गया है तब तक की समय सीमा को समाहित करते हुए। तो समय सीमा और कालखंड को देखेंगे तो पैटर्न वही है, 4 भाग में शुक्ल जी ने भी रखा, 4 भाग में इन्होंने भी रखा। जो समय सीमा शुक्ल जी की है वही समय सीमा इनकी भी है। सिर्फ जो आदिकाल है उसके नामकरण पर परिवर्तन देखेंगे, उन्होंने वीरगाथा काल, इन्होंने आदिकाल। और
जो भक्ति काल शुक्ल जी ने नाम दिया उसे इन्होंने मध्यकाल, क्योंकि भक्ति और रीति इस पूरे को, ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये समग्रता को लेकर चलते हैं, तो भक्ति और रीति पूरे साहित्य को एक साथ रख लेते हैं। भक्ति वाले पार्ट को पूर्व मध्यकाल और जो रीति अलंकृति वाला काल है उसको उत्तर मध्यकाल कह देते हैं। तो ये नामकरण पर कुछ आपको मतभेद दिखाई देंगे, बाकी समय सीमा, कालखंडों की संख्या बिल्कुल एक जैसी है, और कुछ जो अवधारणात्मक विरोधाभास हैं दोनों में ये आपको दिखाई देंगे। कुल मिलाजुलाकर कहीं कहीं आपको यदि सतही नजरिए से देखते हैं तो दोनों विरोधी दिखाई देंगे, यदि आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, समीक्षा की दृष्टि से देखते हैं, तो ये दोनों ही साहित्यकार ऐसे हैं जो अपने अपने नजरिए के साथ आते हुए साहित्य की समीक्षा को एक तरह से पूरा कर दिया। जो कमी शुक्ल जी से रह गई वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरा कर दिया, या उनकी दृष्टिकोण से जो कमी रह जाती है उसको शुक्ल जी पूरा कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों ने मिलकर के हिंदी समीक्षा को एक पूर्ण और व्यवस्थित स्वरूप दिया अपने इतिहास ग्रंथ या अपने आलोचनात्मक रचनाओं के माध्यम से। तो आज हम इन दो साहित्यकारों के इतिहास ग्रंथ के बारे में ही विशेष रूप से, अब समय समाप्त होने वाला है, इसमें अगर कहीं पर किसी को कोई डाउट है तो रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कल बढ़ेंगे हम लोग। तो मैं 1 मिनट वेट करता हूं, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग फटाफट मैसेज करेंगे। चलिए, मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।